हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट केवी सोनी आज आपको लिविंग रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे उस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडवोकेट पूजा, आप कुछ बता सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं एक पार्टी को? नॉर्मली क्या होता है कि हम जब लिविंग में रहते हैं किसी के साथ तो हम उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। तो कुछ समय बाद अगर हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है तो हम अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे होता है कि कोई महिला है तो उसे प्रेगनेंसी या फिर बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में आप एज अ हस्बैंड और वाइफ जैसे लीगल राइट्स तो कोर्ट से नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तक ये लीगल नहीं हुआ है, बट ये इलीगल भी नहीं है। अगर आप चाहे तो आप अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने पार्टनर से। वो तो एक वाइफ भी क्लेम करती है हस्बैंड को हैरेस करने के लिए, तो ये क्या जरूरी है कि हस्बैंड और पार्टनर भी रहे तो वो उसे मेंटेनेंस पे करे? यस, ऑब्वियसली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ क्रुएल्टी या फिर आपके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हादसे हुए हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। बट ये तो हस्बैंड वाइफ के तौर पर ना, बट अगर एज अ लिविंग रिलेशनशिप रहते हैं तो वो कैसे 125 CRPC के तहत क्लेम कर सकती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए? 125 CRPC जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं बना हुआ है, वो उसके अंडर आप वाइफ, हस्बैंड, चाइल्ड, पेरेंट्स, इवन आपका लिविंग पार्टनर आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो लिविंग पार्टनर अगर जब रिलेशनशिप में रहता है तो अगर उससे कोई बच्चा अगर हो जाता है, उस समय उस बच्चे की परवरिश के लिए अगर वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो वेल एंड गुड, बट वो सेल्फली अनएम्प्लॉयड है तो ही वो मेंटेनेंस के कैपेबल है ना। या तो वो अनएम्प्लॉयड होनी चाहिए या तो वो इलिटरेट होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा तो सिचुएशन होना चाहिए जहाँ पे कोर्ट को लगे कि हाँ 125 CRPC के तहत इसे मेंटेनेंस देना जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगी। तो ये सब केस पर डिपेंड होता है कि आपके केस के फैक्ट्स क्या है, कि सिचुएशन क्या है, आप किस हालात में अलग हुए हैं, आपके साथ क्या क्रुएल्टी हुई है, हैरेसमेंट हुआ है, या फिर आपका पार्टनर आपको धोखा देकर आपसे अलग हुआ है। तो आप ऐसे हालात में कोर्ट हमारे केस के जो फैक्ट्स है उस पर सोच समझकर हमें मेंटेनेंस देता है। अभी एक कैजुअल टॉक्स के अकॉर्डिंगली पूछने जाएंगे तो लोगों के मन में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग लिविंग रिलेशनशिप में आते ही इसलिए हैं, जैसे कि वो बोलती है कि बाद में कि अरे मेरे को यूज करने के लिए इसने मुझे फंसाया है, ऐसा किया वैसा किया है। ड्यू टू दैट रीजन एक लेमैन आदमी जो होता है ना वो फंस जाता है, उससे ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं होता है। उस बारे में आपका क्या कहना है? तो ये आपके लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो आपका केस कितने अच्छे से सामने कोर्ट के सामने रखता है। कि नॉर्मली जो होता है फैक्ट्स पे कोर्ट विचार करती है कि अगर उन्हें लगता है कि आपका जो फीमेल पार्टनर है वो सिर्फ पैसे आपसे निकलवाने के लिए आप पे क्लेम कर रही है मेंटेनेंस, तो ऑब्वियसली कोर्ट आपको मेंटेनेंस नहीं देता है। बट अगर उसमें ऐसा है कि उसमें साफ अगर महिला अगर प्रूफ करती है कोर्ट में कि मेरे साथ एक्चुअल में धोखा हुआ है या फिर मुझे मैनिपुलेट करके रिलेशनशिप में लाकर मुझे शादी के वादे करके या फिर जो भी रीजंस है, तो वो फैक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कोर्ट में आपका केस कैसे प्रेजेंट करते हो। अभी जैसे कि मैनिपुलेट तो लड़की भी करती है ना, लड़के ही थोड़ी ना मैनिपुलेट करते हैं, लड़की भी तो मैनिपुलेट करती है। अगर किसी लड़के को, अगर किसी पैसे वाले लड़के को किसी लड़की ने अपने फायदे के लिए और उसे अपने प्रेम जाल में जो बोला जाता है फंसा कर अगर उसे यूज करके और बाद में वो उसके प्रॉपर्टी को 125 CRPC को बाद में रेप के ये सारा लीगल प्रोविजंस और वो बेचारा कुछ करने कुछ गया था और हो गया कुछ, फिर उसका डिफेमेशन हो गया, ये सारी चीजों को आप लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? और लोगों को बताइए कि ये मैनेज किया कैसे जाए, यही तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए भी कोर्ट ने बहुत से ऐसे जजमेंट्स या लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिसमें हस्बैंड या फिर मेल पार्टनर के फेवर में कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि वाइफ जो है सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए हस्बैंड या फिर अपने मेल पार्टनर को फंसा रही है, तो उस मामले में कोर्ट आपको मेंटेनेंस नहीं देता है। अभी रिसेंटली इलाहाबाद कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट पास किया है हस्बैंड के फेवर में
कि अगर वाइफ विदाउट एनी वैलिड रीजन घर छोड़कर चली जाती है या फिर एडल्टरी रिलेशनशिप में किसी और के साथ है, तो ऐसे में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना नहीं होगा। और वैसे ही लिविंग में भी वैसे ही होता है कि कोर्ट आपके फैक्ट्स देखती है केस के कि इसमें किसके साथ अन्याय हुआ है, बट आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ उनके प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते, बट यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125। मैं और भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए 125 CRPC ठीक है, ये तो लीगल प्रोविज़न है जिसका यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब सीन ऐसा है कि जो लड़का होता है ना, वो जब ये इश्यूज होते हैं क्रिएट, तो वो हो जाता है हरेस्ट, मेंटली इल हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या। तब तो सब ठीक था, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, सब कुछ कर लिया, दोनों के कंसेंट से सब कुछ हुआ, अब किया क्या जाए यार। अब तो मेरे अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर करवाने जा रही है ये, और ऐसे ऐसे तरीके से मुझे फंसा रही है कि मैं करूँ क्या। मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में लड़के को अपना एक एंटिसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए। किसी भी नियर बाय जो ज्यूरिडिक्शंस में उसके कोर्ट्स आते हैं, वहाँ पर जाके उसे बेल ले लेना चाहिए। और अगर कोई आउट एरिया में वो जाकर करता है, आउट ऑफ द स्टेट, तो एक ट्रांजिट बेल करके एक प्रोविज़न होता है, जब वो उसे ले लेगा तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसे कोई भी अरेस्ट ना करे, ऐसा भी प्रोविज़न है। तो लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबी कथा है, इस पे जितना भी बात करेंगे कम है। लोगों की क्वेरी कभी रेक्टिफाई नहीं होने वाली है। बस ये है कि इसके ऊपर एक छोटा सा सोल्यूशन है जो सबको समझना है कि ये लिविंग रिलेशनशिप को पालना ही नहीं है। अगर पालते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए, जो ट्रेजेडी आगे होगी उसको फेस करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए तैयार रहना है। और दूसरी बात, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप को कंप्लीट करके एक शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं और एक अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाते हैं।